असम में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। राज्य के 5 जिलों में 5,24,000 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। इस साल बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई। लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं, क्योंकि तबाही का जो मंजर है असम से सामने आया है वो परिवारों के साथ साथ देश के जो लोग हैं उन्हें भी सकते में डाल रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है चराईदेव जिला। यहां करीब 1,90,000 लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर में भी हालात बहुत खराब हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपात सेवा और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन असम की इस बाढ़ का जिम्मेदार कौन है? क्या असम की इस बाढ़ का जिम्मेदार चीन है या फिर वजह कुछ और है? असम में 5 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिनमें चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। असम की बाढ़ की कहानी का केंद्र है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से निकलती है। तिब्बत से यारलुंग तसांगपो नाम से निकलने वाली ये नदी अरुणाचल के बाद असम पहुंचती है, जहां मानस, सुबनसिरी और कोपिली जैसी 50 से ज्यादा सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। इसलिए ये बहुत चौड़ी है और बरसात में खौफनाक हो जाती है। हिमालय पर्वत के निरंतर कटाव की वजह से ये नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद, मिट्टी और चट्टानों का मलबा बहाकर लाती है। ये मलबा नदी की तलहटी में जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल उथला हो जाता है और उसकी जल धारण की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। थोड़े पानी में ही नदी उफान पर आ जाती है। वहां पर बाढ़ का एक बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जिसके लिए यूएन तक में आवाज उठाई गई है। हाल के ही सालों में वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसने पूर्वोत्तर भारत में मॉनसूनी चक्र को बहुत बिगाड़ा हुआ है। अब असम और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बहुत कम वक्त में ही भीषण बारिश हो जाती है। जब कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है तो ब्रह्मपुत्र और जो उसकी सहायक नदियां हैं उस पानी को संभालने में नाकाम हो जाती हैं। साथ ही भूस्खलन से बढ़ा हुआ मलबा नदी के प्राकृतिक बहाव को रोककर तटीय क्षेत्रों में तबाही की तीव्रता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इसके पीछे सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं बल्कि इंसान भी बराबर जिम्मेदार हैं। राज्य में प्राकृतिक जलभराव वाले इलाकों पर अवैध कब्जे हैं, अंधाधुंध जंगलों की कटाई चल रही है, पानी सीधे और तेज रफ्तार से नदियों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा नदी किनारे बने पुराने तटबंध अब जर्जर और कमजोर हो गए हैं, जो थोड़े ही प्रेशर में टूट जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की लगातार दिशा बदलने की आदत है, जिसकी वजह से केवल पारंपरिक तटबंध बनाकर इस विशाल तबाही को रोकना अब लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। तेजी से बदलते शहरीकरण, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई और नेचुरल फ्लड प्लेन पर निर्माण ने भी ज्यादा पानी को जमीन में समाने की क्षमता कम कर दी है। इससे बाढ़ का प्रभाव और ज्यादा विनाशकारी हो गया है। एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि असम में बाढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। दरअसल हर साल आने वाली बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लाती है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे वेटलैंड को जीवित रखती है और कृषि मत्स्य पालन के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। हालांकि इसके विनाशकारी असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए बेहतर फ्लड फोरकास्ट सिस्टम, प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करने वाले वेटलैंड्स का संरक्षण, जरूरत के मुताबिक मजबूत तटबंध, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और बाढ़ संभावित इलाकों में निर्माण से बचने जैसे कदम बहुत जरूरी हैं। अब इन सब के बीच चीन का प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता क्यों बढ़ा रहा है? दरअसल असम की बाढ़ के बीच एक और मुद्दा लगातार चर्चा में है, वो है चीन का ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तिब्बत में यारलुंग तसांगपो पर बनने वाली इस परियोजना को लेकर भारत कई बार चिंता जता चुका है। नई दिल्ली का तो ये भी कहना है कि ऊपरी हिस्से में बनने वाले बड़े बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र और आपदा प्रबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। चीन का दावा है कि यह रन ऑफ द रिवर परियोजना है और इससे नदी के बहाव में बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन भारत लगातार हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने और परियोजना में पारदर्शिता की मांग करता रहा है।
तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक असम की बाढ़ केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि ये उसकी भौगोलिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रकृति का परिणाम है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक, अत्यधिक वर्षा वाले पहाड़ों और ताकतवर मॉनसून सिस्टम के संगम पर स्थित होने के कारण असम में हर साल बाढ़ आना लगभग जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। असम के ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी समझना होगा। असम एक संकरी घाटी में स्थित है, जिसके उत्तर में पूर्वी हिमालय, पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटकाई और नागा पहाड़ियां और दक्षिण में मेघालय का पठार है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं। ऊंचाई पर उठकर हवा ठंडी हो जाती है और बारिश बहुत होती है। इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इस बारिश का पानी तेजी से सैकड़ों सहायक नदियों जैसे कि सुबनसिरी, मानस, जिया भराली, धानसिरी और कोपिली के जरिए ब्रह्मपुत्र में पहुंचता है। इससे मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। असम में हजारों परिवार हर साल अपनी जमीन और घर खो देते हैं। मजबूरी में वो नदी के बीच बनने वाले छोटे छोटे द्वीपों यानी कि चार पर बस जाते हैं, लेकिन अगली बाढ़ में यही इलाके सबसे पहले डूब जाते हैं। असम में बाढ़ नई बात नहीं है, लेकिन कुछ साल ऐसे रहे हैं जिन्हें आज भी सबसे भीषण आपदाओं में गिना जाता है, जैसे 1988 की बाढ़, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1998 में भी 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। 2004 में करीब 1.5 करोड़ के आसपास लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय आपदाओं में गिना जाता है। 2012 की बाढ़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। काजीरंगा नेशनल पार्क में सैकड़ों वन्य जीव मारे गए। 2019 में करीब 52 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 2022 की बाढ़ ने 32 जिलों में 56 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और 190 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सिलचर शहर में उस दौरान अभूतपूर्व शहरी बाढ़ देखने को मिली थी। अब 2026 में एक बार फिर राज्य गंभीर संकट से गुजर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।